हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है वो बिहार ज्योग्राफी को कैसे पढ़ें ताकि इससे रिलेटेड जो भी 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं वो आपका आराम से सही हो जाए। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको 2 स्तर पे लाभ होगा। अगर आप एईडीओ का तैयारी कर रहे हो तब, बीएसएससी का कर रहे हो तब, साथ ही अगर आप बिहार एसआई का कर रहे हो तो सब में बिहार ज्योग्राफी से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही 71वीं मेंस के लिए भी इसके कुछ जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो 71वीं मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपको पढ़ना चाहिए। और आराम से अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप आराम से चीज़ों को कर ले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार का मैप देखेंगे। जब आप कोई भी, जैसे हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सेम वैसे ही बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। अगर उस तरह से आप पढ़ेंगे तो एक क्या होता है ना कि जब आप मैप पे चीज़ों को देखते हैं तो विजुलाइज कर पाते हैं। जब विजुलाइज कर पाते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आप आराम से कर ले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा पूरब से पश्चिम यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर यानी पश्चिम चंपारण से किशनगंज जो उत्तरी पार्ट है वो कौन कौन से जिला है, साथ ही आपको उत्तर से दक्षिण यानी कि पश्चिम चंपारण से आपका कैमूर तक और किशनगंज जो आपका पूरब वाला है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, साथ ही जो ये 3 जो है वेस्ट बंगाल से है, साथ ही भागलपुर, बांका, और फिर आपका पूरब से पश्चिम की ओर नीचे भी। ये आपको पूरे मैप याद होने चाहिए। चलिए अब जो हम लोग देखेंगे बिहार के भूगोल को, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा बिहार का सामान्य परिचय। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है यही होता है भारत का सामान्य परिचय। तो वैसे ही हम लोग बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि ये भारत है और भारत के ये जो पूर्वी है क्षेत्र, उत्तर पूर्वी, वहाँ पे आपका अपना बिहार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है, क्योंकि बिहार भी तो भारत में ही है ना, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। और साथ ही बिहार का अक्षांशीय विस्तार और जो देशांतरीय विस्तार है बिहार का, वो जैसे अक्षांशीय विस्तार अगर देखिए बिहार का तो 24, 27, मतलब ये 2 आप याद रखिएगा। कभी पूछ देता है कितने का अंतर होता है, तो 3 डिग्री का अंतर होता है। और भारत जो है वो नॉर्थ गोलार्ध में है यानी दक्षिणी गोलार्ध में, तो बिहार भी दक्षिणी गोलार्ध में ही होगा। तो इसका अक्षांशीय विस्तार भी उत्तरी गोलार्ध ही होगा, तो इसलिए एन लिखा हुआ है। अगला होता है आपका देशांतरीय विस्तार। अगला फिर होगा बिहार की क्या चौहद्दी है, जिससे आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। स्पेशली अगर बीपीएससी का देखिए तो उसमें पूछते हैं। तो जैसे ऊपर हम लोग मैप देखे वैसे ही यहाँ अगर आपको मैप याद है तो आराम से इसको कर लेंगे। जैसे बिहार का अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और कई राज्यों से सीमा लगता है। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से लगता है। तो नेपाल से कौन कौन से सीमा लगते हैं, तो टोटल है वो 7 राज्य है जिससे बिहार का सीमा लगता है। तो ये 7 राज्य के नाम आपको याद होने चाहिए। बस मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे यहाँ हम लोगों ने ऊपर मैप देखा तो नेपाल से जो सीमा लगेगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण पहला, दूसरा हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी। कई बार लोग जो शिवहर वाला है उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन शिवहर जो है वो नेपाल से नहीं लगता है। क्यों? ये जो सीतामढ़ी वाला एरिया है देखिए इसको भर देता है, मतलब लैंड लॉक कर देता है। तो इसीलिए जो शिवहर वाला है वो नेपाल से नहीं लगता। तो इधर 3 हो गया चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, तीसरा हो गया सीतामढ़ी, चौथा हो गया मधुबनी, 5वां हो गया सुपौल, छठा हो गया अररिया, 7वां हो गया आपका किशनगंज। तो ये जो आपको है ये याद रहना चाहिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, प्रमंडल वाला अगर पूछता है तो उस कंडीशन में, साथ ही कौन से जिले कहाँ लगते हैं वो वाला। फिर देखिए जो अगला है, इसी तरह वेस्ट बंगाल से जैसे 3 ही जिले लगते हैं, तो यहाँ जब आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, तो यहाँ नेपाल के पास लिख दे 7,
वेस्ट बंगाल के पास लिख दे 3, झारखंड के पास लिख दे 8 और उत्तर प्रदेश के पास लिख दे 8। क्योंकि कई बार क्या होता है, पूछ देता है कि सबसे अधिक जिला किन राज्यों से लगता है। तो सबसे अधिक जिला जो है वो 2 राज्यों से लगता है, झारखंड और यूपी। ये क्वेश्चन पूछा है आपका 68 बीपीएससी में। तो हो सकता है एईडीयू में रिपीट कर दे। ठीक है, तो आपको ये 8 जिला जो दक्षिण वाले हैं वो याद रहने चाहिए, तभी जाके आप चीज़ों को कर पाएंगे। उसके बाद प्रमंडल, तो ये जो प्रमंडल है उसको हम लोग देखेंगे। ये था सामान्य परिचय। सेकेंड टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो है बिहार का भौतिक विभाजन। जब आप बिहार का मैप देखते हैं, अगर आप भारत की देखें तो भारत में क्या होता है, टोटल 6 भौतिक जो है वो विभाजन होता है। तो उसमें 3 जो है, स्पेशली 3 जो होता है वो बिहार में भी है। तो ये सबसे पहला हो गया आपका सोमेश्वर पहाड़ी। ये गंगा नदी है जो बिहार को 2 पार्टों में बांटती है। एक हो जाता है पर्वतीय बिहार में, दूसरा हो जाता है पठार, तीसरा हो जाता है आपका मैदान। ठीक है, तो 3 जो है भौगोलिक प्रदेश है। पर्वत में देखिए तो जैसे हम लोग हिमालय का पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो बिहार में क्या है, जो आप सोमेश्वर पहाड़ी पढ़ते हैं वो शिवालिक का पार्ट है। तो बिहार में अगर पूछेगा जो भारत में पाया जाता है उसमें से कौन सा हिमालय जो है बिहार में पाया जाता है, तो वो शिवालिक है ओनली। फिर मैदान में आ जाता है गंगा का मैदान, यानी उत्तरी गंगा का मैदान, और ये दक्षिणी गंगा का मैदान। जो पठार आता है उसके 2 तरह के चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पे पठार में 2 तरह के पठार पाए जाते हैं। एक है आपका कैमूर क्रम की, एक जो पठार है वो 2 तरह का है। एक है आपका कैमूर का पठार, दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान या पठार। तो जो कैमूर है वो विंध्य का पार्ट है, और जो धारवाड़ है एक्चुअली जो छोटा नागपुर का पार्ट है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का ये पार्ट होता है। तो कैमूर जो होता है वो आपका इसमें क्या होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल है वो पाया जाता है, और जो धारवाड़ क्रम की चट्टान होती है उसमें जितने भी धातु अधातु होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पूरा ये ओवरऑल हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप 69th का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन कि भारत के भौगोलिक विभाजन को बताइए, साथ ही उसमें बिहार में कौन कौन सा भौगोलिक विभाजन है उसको समझाइए। तो ये मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जो अगला टॉपिक होगा हम लोग का थर्ड टॉपिक, वो है बिहार का जलवायु। अब जैसे हम लोग भारत का जलवायु पढ़ते हैं वैसे ही बिहार का जलवायु पढ़ेंगे। तो जो बिहार का जलवायु है उसमें जो मुख्य से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से जलवायु पाए जाते हैं बिहार में। अगर आप इस बार 71st का क्वेश्चन देखें तो उसमें यही पूछा है कि बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये तो हो गया कटिबंध के आधार पे, लेकिन बिहार में 2 तरह की जलवायु पाई जाती है। क्योंकि भारत में मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो बिहार उससे अलग है नहीं। ये भी साथ ही अक्षांशीय स्थिति के आधार पर बिहार में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप देखिए जो मानसूनी जलवायु होता है एक्चुअली जो भारत में मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से, वैसे तो मानसून के 2 प्रकार होते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून, लेकिन जो मुख्य रूप से वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उसकी 2 शाखा होती है। एक होती है आपकी अरब सागर की शाखा, इसकी भी क्या होती है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है उसकी 2 शाखा होती है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बिहार में जो मुख्य रूप से वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और उसकी कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अब जो इसमें मेंस में क्वेश्चन पूछता है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 69th बीपीएससी में पूछा है कि बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का विश्लेषण कीजिए। तो ये मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही बिहार के जो कृषि जलवायु प्रदेश होते हैं
वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीटी में भी कई बार पूछता है बिहार के कितने जो है कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो मुख्य रूप से 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीसरा के 2 पार्ट हो जाते हैं, ए और बी। और ये भी पूछा है कि किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जिला आते हैं, तो ये हम लोग पूरा व्याख्या के साथ देखेंगे। फिर अगला जो टॉपिक है बिहार के जल तंत्र या नदी तंत्र। अब देखिए इसमें टर्म है तंत्र, तो तंत्र अपने आप में अकेले नहीं होता, मतलब जो जल तंत्र होता है या नदी तंत्र, उसमें सिर्फ हम लोग नदी के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं नदियां तो होंगी ही। तो बिहार में देखिए 2 तरह की नदियां होती है, ये बिहार का मैप है, ये गंगा नदी है, और ये दक्षिण बिहार की जो नदियां होती हैं वो मैक्सिमम छोटा नागपुर के पठार से आती हैं, और जो उत्तर बिहार की नदियां होती हैं वो हिमालयी नदियां होती हैं। तो यानी कि उत्तर बिहार की जो नदियां होंगी वो कैसी नदियां होंगी, हिमालयी नदियां, और जो दक्षिण बिहार की नदियां होंगी वो कैसी होंगी, प्रायद्वीपीय नदियां। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 67 का प्री में पूछा है हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियां में क्या अंतर है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। अगला जो इसका टॉपिक है प्रमुख जलप्रपात। तो बिहार के जो भी जलप्रपात है, जो प्रमुख जलप्रपात है, स्पेशली आप देखेंगे क्योंकि जो पठारी एरिया है वहीं तो जलप्रपात होगा। जलप्रपात का मतलब ही होता है कि ऊंचाई से नीचाई की ओर जो पानी की धारा प्रभावित होती है, तो उसी को जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात में देखेंगे यहाँ जो बिजली उत्पादन की क्षमता बहुत अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नवादा में कलोकत जलप्रपात। तो हम लोग पूरे मैप के थ्रू देखेंगे बिहार के इम्पोर्टेंट कौन कौन से जलप्रपात हैं और वहाँ उसकी क्या अवस्थिति है। अगला जो इसमें आता है गर्म कुंड। तो ये भी जनरली जो राजगीर, क्योंकि धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वहीं पे मुख्य रूप से ये गिजर या गर्म कुंड दिखने को मिलता है। जो झील है बिहार की प्रमुख झील उसको देखेंगे, जैसे कांवड़ लेक हो गया, कुशेश्वर स्थान लेक हो गया, नागिनट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन वो झील भी है। और साथ ही झील के साथ हम लोग बिहार के रामसर साइट, पहले क्या था बिहार में एक ही रामसर साइट था तो इजी से याद रहता था, वो था कांवड़ लेक। लेकिन अब बिहार में टोटल 6 जो है वो रामसर साइट हो गया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी हाल में ही दिया गया है, एक हो गया कांवड़ लेक है, नागी है, नकटी है, उदयपुर झील है, फिर बक्सर का एक झील है, और अभी जो है गोगाविल को जो है वो भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये झील भी देखेंगे। साथ ही बिहार की जो अगला टॉपिक होगा, 5वां टॉपिक हम लोग का, ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है वहाँ पे आपको बिहार की मृदा की अवस्थिति के बारे में भी पूछेगा। जैसे 70वीं में पूछा था जो जलोढ़ मृदा है उसके निर्माण की क्या प्रक्रिया है और बिहार में उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब टॉपिक के लिए आप तैयार करके पहले से जाना चाहिए। जैसे अगर बिहार में देखिए तो कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो पर्वतीय प्रदेश होता है, स्पेशली अगर पश्चिम चंपारण का क्षेत्र देखिए वहाँ पर्वतीय मृदा पाया जाता है। जो ये तराई वाला एरिया है वहाँ तराई मृदा पाया जाता है। जो जलोढ़ मृदा है वो 2 तरह का जलोढ़ मृदा होता है, एक खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। अब नाम से ऐसे याद रखिएगा, खादर मतलब जिसमें खाद प्रचुर मात्रा में हो, बांगर मतलब बांगर हो गया, मतलब उतना उत्पादकता उसकी नहीं है। तो बांगर मृदा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ बाढ़ नहीं आता, जहाँ की नदियाँ कम जो है वो बाढ़ लाती है। तो उत्तर बिहार में जितनी नदियाँ हैं वो मैक्सिमम है बाढ़ लाती है सॉरी। और जो दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं वहाँ पे उतना बाढ़ नहीं आता, तो वहाँ बांगर मृदा पाई जाती है। जो कैमूर का रीजन है वहाँ पे लाल बलुआ पत्थर पाया जाएगा। फिर पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, करेल कवाल, कई बार पूछ देता है करेल कवाल क्या है, तो ये मृदा का प्रकार है। तो हम लोग सारे मृदा को देखेंगे, उसकी विशेषता देखेंगे और वहाँ पे किस प्रकार के खाद्यान्न फसल उगाए जाते हैं, क्या संभावना है वो देखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का बिहार के वनस्पति। तो इसमें हम लोग मुख्य रूप से 2 टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो बिहार की वनस्पति कौन सी है, जैसे पर्णपाती वन है, झाड़ी कहाँ है ना, वो देखेंगे। साथ ही
जो सेकंड है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो 71वीं बीपीएससी में भी पूछा है, आने वाले हर एग्जाम में पूछेगा, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे अधिक वन कौन सा है, किस जिले में है। दूसरा देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से, फिर सबसे अधिक वन में कहाँ वृद्धि हुआ है। तो वो जो 7वां आपका टॉपिक है वो है बिहार में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो टोटल जो आपका बिहार में नेशनल पार्क और है टोटल 13 है। तो सारे को हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, कहाँ अवस्थित है। जैसे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि नगर। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये आपका अभी उदयपुर झील भी है, उदयपुर आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दोनों कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। फिर आपका हो गया बड़ेला झील, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर कुशेश्वर स्थान तो ये सारे जो है उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो 8वां टॉपिक होगा बिहार का सामाजिक आर्थिक जनगणना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक कि अगला सेंसस नहीं हो जाता तब तक ये आपको रट के जाना है। जो 9वां टॉपिक है बिहार की प्रमुख जनजातियां, ये आपको मेंस के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और पीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे बिहार के कौन कौन सी संथाल कहाँ पाई जाती है, गोंड कहाँ पाई जाती है, तो ये सारा हम लोग देखेंगे। 10वां है बिहार में खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में देखिए, जैसे हमने आपको बताया, अगर आपको चट्टान पता है कि जैसे आपका रोहतास और जो कैमूर होता है वहाँ पे सिर्फ कैमूर क्रम की चट्टान पाई जाती है, और जो कैमूर क्रम की चट्टान पाई जाती है वहाँ पे आपका बिल्डिंग मटेरियल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रोहतास में आपका पैराइट्स मिलता है। इस बार क्वेश्चन भी पूछ दिया था बिहार जो है कितना उत्पादन करता है पैराइट्स का, जबकि बिहार उत्पादन नहीं करता। 95% जो पैराइट्स है वो बिहार में ही है, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है, रोहतास जिले में। तो ये क्या है, एक बिल्डिंग मटेरियल है। तो इसीलिए जितना भी सीमेंट उद्योग होगा उसका संकेंद्रण कहाँ होगा, रोहतास में, जैसे डेयरी ऑनसॉन हो गया। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और जो धातु अधातु जो खनिज पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टान में जो आपका पाया जाता है, मुंगेर में, खगड़िया में। तो ये सारे देखिए जितना भी धातु अधातु आधारित आपका उद्योग है वो उसकी अवस्थिति इन्हीं रीजन में होगा। सबसे लास्ट टॉपिक जो है बिहार के प्रमुख उद्योग और उनकी अवस्थिति, ये मेंस के लिए भी आई है, साथ ही पीटी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार में अगर देखिए उद्योग, तो बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उद्योग की संभावनाएं हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है वन आधारित उद्योग, और तीसरा है खनिज आधारित उद्योग। 5वां भारी उद्योग जो कि बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। जैसे हम लोग कृषि आधारित उद्योग पढ़े, उसका क्या क्षेत्र है और उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाय उद्योग, आप देखेंगे कि सबसे अधिक बिहार में चाय का उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में। और इसलिए बजट में अगर आप पढ़े होंगे 71वीं पीटी के टाइम, तो पढ़े होंगे कि चाय के लिए एक साइलेंस सेंटर कहाँ खोला गया, किशनगंज में। तो चाय उद्योग की अवस्थिति की कहाँ संभावना है, ये है आपका किशनगंज में। तो इस तरह से हम चीजों को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जूट उद्योग, ये क्या है, रेशेदार फसल है, ये पटसन पर आधारित होता है। बिहार का ये भी पूछा हुआ है कि बिहार का जूट उत्पादन में कैमा स्थान है, तो 2nd स्थान होता है। और सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, पूर्णिया है। तो जूट उद्योग की कहाँ संभावना होगी, पूर्णिया कटिहार वाले रीजन में। उसी तरह से चमड़ा उद्योग हो गया, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है, चेन्नई में। एक क्वेश्चन अपने आप में ये हो गया। वो एक सर्वेक्षण किया था बिहार में, बोला कि बिहार जो है 50.9 लाख टन चमड़ा का खोल जो होता है ना, गाय भैंस जो मर जाता है उसका जो चमड़ा होता है उसका उत्पादन करता है, जिसमें अकेले 26.4 लाख जो है वो गाय और बैल से प्राप्त होता है। ये किस रीजन से मैक्सिमम ये चमड़ा उद्योग की संभावना है, तो पटना, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। अब आप बजट जब पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि चर्म एवं वस्त्र एक पॉलिसी आया है सरकार का 2023, तो वो भी हम लोग यहाँ पे इसको देखते हुए चलेंगे ताकि इकोनॉमिक सर्वे भी हम लोग का इससे
कवर होते जाए। तो ये है हमारा ज्योग्राफी का, इस तरह से हम लोग करेंगे। कल से स्टार्ट करते हैं। जो सामान्य परिचय है वहाँ से मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें, स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। वैसे मैं बिहार स्पेशल और बिहार स्पेशल में भी स्पेशली जो बिहार का ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है उसको कवर करेंगे। इसका PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।